हेलो एवरीवन। यस, क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया। चलिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी के अंतर्गत। दैट मीन्स क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रहा है यार। तो तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता में हम लोगों ने कुछ बातें कर रखी है आपसे। दैट मीन्स सबसे पहले जो फॉर्मेट चला था क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है, उसके लिए तमाम प्रकार की विधि, कुछ वैज्ञानिकों के माध्यम से मेथड चला था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? प्राउड की परिकल्पना। उससे पहले क्या था? धातु धातु विभाजन, प्राउड की परिकल्पना चला था 1815 के अंतर्गत। फिर हम लोगों ने देखा था डोब्राइनर का त्रिक नियम क्या है, त्रिक समूह देखा था। फिर उसके जस्ट बाद वो न्यूलैंड का स्टक नियम है, लोथर मेयर का वक्र है। तो फाइनली आज क्लास में हम लोग आ चुके हैं मेंडलीव की मूल और साड़ी को लेकर चर्चा करने। तो इससे पहले जो लेक्चर चला है जिसमें कि 56 तत्व ज्ञात थे, मेरा मतलब यह है कि जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो उनका आवर्त यानी उनका जो अरेंजमेंट है वो करने की आवश्यकता पड़ी। दैट मीन्स तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाए ये सोचना बहुत जरूरी था, और वास्तव में सोचा भी गया, व्यवस्था किया भी गया। तो अभी मैं आपको बता दूं, यह जो मेंडलीव की मूल और साड़ी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है, यह आवश्यक क्यों है। और आज का जो आवर्त सारणी है तो उसे हम एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं, दैट मीन्स प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं, और उसे हम दीर्घकार आवर्त सारणी का नाम देते हैं। दैट मीन्स जिसे हेनरी जेन जेफरीज मोजले ने 1913 में अपडेट करके बनाया था। और वो किसको अपडेट किया था? मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी को, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसको अपडेट करके बनाया गया है। मेरा मतलब ये है कि अगर पहले से ढांचा न बना होता तो क्या अब अपडेट हो पाता? नहीं हो पाता। यानी जो भी चीजें अपडेट होती है वो कहीं ना कहीं पुरानी सिस्टम से जुड़ी होती हैं। तो कैसे अपडेट हो रहा है उस चीजों को समझना है। तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो न्यूलैंड का अष्टक नियम चला, सारे गामा पाधा निशा, यानी जो संगीत के सुरों से कंपेयर किया था न्यूलैंड ने, अपने गजब सिस्टम से बनाया था। जब उसमें 56 तत्व ज्ञात थे, केवल 56 तत्व, तो वहां पे एक सिस्टम बनाया और वहां भी सिस्टम फेल हो गया। तब यहाँ पे मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने अपने एक आवर्त सारणी बनाई, गजब का ढांचा दिया, जिससे मूल आवर्त सारणी का नाम दिया गया। मूल का मतलब मुख्य, यानी पहला जो आवर्त सारणी है। तो इस समय जो तत्व ज्ञात थे वो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और इन तत्वों को अरेंजमेंट के लिए बड़ा गजब बात है कि मेंडलीव ने सबसे पहले 63 तत्वों ज्ञात थे, 63 तत्वों की व्यवस्था करने के लिए एक गजब की साड़ी बनाई थी, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात है 1871 की। कब की बात है? ये बात है ये बात है 1871 की। ये कब की बात है? 1871 की बात है। डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने 1871 में तत्वों को समझा, तत्वों के गुणों का अध्ययन किया, और इन गुणों के आधार पर, तत्वों के गुणों के आधार पर उनकी व्यवस्था की। दैट मीन्स उनका अरेंजमेंट किया। यस, इन्होंने ये बताया, अपने कल्पना के अंतर्गत, अपने विचारों के अंतर्गत ये प्रस्तुत किया कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है। और इसके पहले हम जो भी आपको सिस्टम बताएं, जो भी व्यवस्था बताए हैं, जो भी कल्पना बताए हैं, जो भी परिकल्पना बताए, जो भी सिद्धांत बताए, जो भी तत्वों के वर्गीकरण के लिए सिस्टम बताए थे, वो सब के सब परमाणु भार के ही आधार पे थे। तो मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था, ये भी परमाणु भार के आधार पर ही बनाया था। और ये अपने कल्पना में क्या बोला था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है, दैट मीन जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, वह एटॉमिक वेट होता है, दैट मीन एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसी आधार पर इन्होंने क्या किया था? संशोधन करके बहुत जबरदस्त एक आवर्त सारणी बनाया था 63 तत्वों को लेकर के। तो वह आवर्त सारणी क्या है और इस आवर्त सारणी से क्या लाभ है? तो सबसे पहले अगर इस आवर्त सारणी को आपको परिभाषित करनी है तो कैसे करोगे? तो मेंडलीव ने बताया था अपने नियम के अनुसार, तो हम कह सकते हैं मेंडलीव के नियमानुसार क्या बोलेंगे? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मैंने क्या बोला? जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके आवर्ती फलन होते हैं। मैंने क्या बोला? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे तत्वों का परमाणु भार बढ़ेगा, वैसे वैसे उनके भौतिक और रासायनिक गुण में आपको अंतर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी बातें हो रही है। तो यहाँ पर बड़ा गजब सिस्टम दिया था, और आपको हम कुछ परिचित कराते हैं ये पुराने सिस्टम से कैसे कैसे
इनको सिस्टम में डाला गया था, कैसे कैसे इनकी व्यवस्था बनाई गई थी, कैसे कैसे तत्वों का अरेंजमेंट किया गया था, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गजब का ढांचा मैंने बना दिया है, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। तो मैंने क्या बोला, ये समझने लायक है। यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 4, 5, 6, 7, 8 करके ऐसे ये ग्रुप है, 8 ग्रुप करके दिया गया है। ओके, यहाँ पे कुछ ऑक्साइड है, कुछ हाइड्राइड है। ऑक्साइड का जो फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा, R2O, दैट मीन्स ये R के स्थान पे एलिमेंट आएगा और O का मतलब ऑक्सीजन होता है, तो उस तत्व का ऑक्साइड बनेगा, उस तत्व का ऑक्साइड बनेगा। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा में वो ऑक्साइड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ने और घटने की बात हो रही है, ठीक है। तो RO, R2O3, ठीक है, यहाँ पे RO2 ऐसे करके ऑक्साइड क्रमशः दिए हुए हैं। हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, दैट मीन्स एक एलिमेंट के भीतर जब हाइड्रोजन का कंबाइनेशन होता है तो आप हाइड्राइड बनते हैं। तो यहाँ पे हाइड्राइड समूह दिया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे तमाम हाइड्राइड हैं। प्रत्येक ग्रुप के लिए, प्रत्येक ये बोल सकते हैं, प्रत्येक समूह के लिए पीरियड्स, पीरियड्स मतलब क्या होता है, आवर्त होता है। तो पीरियड्स में यहाँ पे पुराने सिस्टम में जब मेंडल ने मूल और सारणी बनाई थी तो उस समय ये पीरियड थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 करके ऐसे पीरियड थे। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उस सिस्टम के हिसाब से जो ग्रुप था वो 8 था और यहाँ पे जो पीरियड थे वो कितने थे, 6 थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3 सिंगल है और यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, 5, 6 में 4 में 2 सीरीज है, ऐसे 5 में और 6 में करके क्रमशः 2 सीरीज है। तो इनका क्या मतलब है, आइए आपको विचार कराते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया है, आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे आपको परमाणु भार दर्शाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमाणु भार में ही लॉजिक है। वो कैसे, विचार करें। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, H करके दिया है, यहाँ पे ऐसे H पहले ग्रुप में हाइड्रोजन आ गया है। तो अब हाइड्रोजन की चर्चा तो बहुत ज्यादा, इसका एक चैप्टर भी है, बहुत ज्यादा चर्चा करनी है। हाइड्रोजन का मतलब क्या है या हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, ये सब बातें। फिलहाल हाइड्रोजन को यहाँ पे इस आवर्त सारणी में अल्काली मेटल के साथ रखा गया था और बहुत ज्यादा ये कहेंगे कि इस आवर्त सारणी के हिसाब से बोला भी गया था कि हाइड्रोजन का कोई मेन पोजीशन नहीं है, कोई मुख्य स्थान नहीं है। यानी ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एक प्रकार का, उसके थोड़ा सा गुण अगर मिलता जुलता है तो एल्काली मेटल से, सो इसका जो गुण है वो एल्काली मेटल से मिलता है, इसीलिए हाइड्रोजन को एल्काली मेटल के ग्रुप में डाला गया है। इतनी बात है। इसके अलावा दूसरे अगर हम पीरियड में आते हैं तो दूसरे पीरियड में पहले ग्रुप में लिथियम है, दूसरे ग्रुप में क्या है, बेरियम है, ऐसे करके, हाँ बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके। अब आपको बहुत सारे एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आप आज का जो पीरियोडिक टेबल देखे हो उसके हिसाब से आपको ये तुच्छ मतलब छोटा सा दिख रहा होगा, बहुत कम इसमें प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेन है, ये मुख्य है, ये प्राचीन बोल सकते हो, ये सबसे पहले बोल सकते हो। क्लियर है? ओके। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मैंने आपसे पहले बोला था कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तत्वों का डिस्कशन होने लगा, वैसे वैसे तत्व बढ़ते गए और जितना ज्यादा तत्व बढ़ते गए, आज के समय में भी तत्व की संख्या बढ़ रही है। आज आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 118 एलिमेंट है, ऐसा आप देखे हो। लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ एलिमेंट का खोज हो चुका है जो कि अभी भी अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, उसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप ये देखें तो यहाँ पे फोर्थ पीरियड में जो फर्स्ट सीरीज है, तो फर्स्ट सीरीज में क्रमशः पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। और यहाँ पे विचार करने वाली बात है कि इसमें जो 8 वाला ग्रुप है उसमें ट्रांजिशन सीरीज, ऐसा कुछ ट्रांजिशन सीरीज दिया गया, संक्रमण श्रेणी जिसे कह सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3-3 का ग्रुप दिख रहा है जो कि क्रमशः ट्रांजिशन है, संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं क्योंकि वो संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल सेकंड सीरीज, फोर्थ की बात करें, फोर्थ पीरियड में जो सेकंड सीरीज होता है जिसे हम द्वितीय श्रेणी कहते हैं, तो यहाँ पे क्रमशः कापर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, ऐसे करके दिया है। फिर यहाँ पे 5 में फर्स्ट सीरीज क्या दिया है, रुबिडियम, स्टोनशियम, टर्बियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, प्लाडियम, ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 6 में 2 सीरीज है जिसमें फर्स्ट में दिया कैल्शियम, बेरियम, ऐसे ये क्या होता है, यल्ले, एच, हाफनियम, ये टीए, ये डाब्लू, टंगस्टन जिसे कहते हैं, ऑस्मियम, इरिडियम, ये प्लेटिनम, ऐसे करके दिया है। ये एयू,
Hg पारा, ये Tl, ये Pb दैट मीन्स क्या होता है लेड, ये बिस्मिथ। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको तत्व दिख रहा है ये सब के सब तत्व क्या है, ये सब के सब टोटल इनकी संख्या देखा जाए तो 63 है। अब यहाँ पे लॉजिक वाली बात क्या है, पूरी मैंने व्यवस्था बता दिया, पूरी मैंने ढांचा समझा दिया आपको। लॉजिक वाली बातें हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक ये हुआ कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी, मैं अगर केवल एक ही बात करता हूँ, जैसे मान लो आपके सामने सब साफ साफ दिख रहा होगा, जैसे एल्युमिनियम और सिलिकॉन की हम कंपेयर कर लें, सब छोड़ करके एल्युमिनियम और सिलिकॉन की ही कंपेयर कर लें, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वैसे तो तत्वों का क्रम ऐसे अगर जा रहा है एक सीरियल से, तो तत्वों का परमाणु भार बढ़ना, 9 के बाद 10 आए, 10 के बाद 12, 14, मतलब ये बढ़ना चाहिए। अब नहीं 14 के बाद 10 आ जाए 13, 14 के बाद 13 आ जाए, 14 के बाद 12 आ जाए, 14 के बाद 9 आ जाए, ऐसा होगा तो घट रहा है। तो नियम के हिसाब से क्या है, नियम के हिसाब से है कि बढ़ने रहना चाहिए, यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके बढ़ते परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार बढ़ेंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम की तुलना सिलिकॉन से अगर की जाए तो यहाँ पे 29.98 दैट मीन 30 से लगभग 30 से 28.09 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 30 से 28 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तो बढ़ना चाहिए सबके हिसाब से, देख लो 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, ये बातें स्पष्ट है। 22, 24, 29, 28 ये गड़बड़ घोटाला है सर। ओके 30, 32 ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे इसमें एलिमेंट है, बहुत सारे इसमें एलिमेंट है जहाँ पर ये बोल सकते हो। तो हम केवल एल्युमिनियम और सिलिकॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 28, 29, 29, 28, 29 के बाद 30, 32 ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घट रहा है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे परमाणु भार बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। तो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यह नियम के खिलाफ है। सो ये इसमें एक तरह से दोष माना गया। क्लियर है? ओके। तो हर दोष में, जैसे कि हर सिद्धांत में दोष निकाला गया, ऐसा इसलिए क्योंकि वह दोष के द्वारा ही वो नियम वहीं पे सीमित हो गया, दैट मीन्स आगे नहीं चल पाया। इसके पहले जो भी आप नियम देखे हो, जितने भी सिद्धांत आप देखे हो, हर सिद्धांत में कहीं ना कहीं कमी आई और उसी कमी की वजह से वो नियम फेल हो गया। तो ऐसे ही मेंडलीव की जो सिस्टम थी, जो मेंडलीव का ढांचा था, जो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी में जो दोष था वो क्या था, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इससे क्या फायदा हुआ, ये गजब की बात है समझना। तो फायदा में महत्व की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले महत्व क्या होगा, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं कि वास्तव में इस आवर्त सारणी से, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी से बनाए गए आवर्त सारणी से क्या महत्व है, तो वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहला जो महत्व है वो ये है कि इस आवर्त सारणी के द्वारा तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया, आसान हो गया, सुलभ हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेंडलीव ने बड़ा गजब आइडिया लगाया था। इन्होंने ये देखा कि जब वास्तव में तत्व बढ़ रहे हैं, मतलब डुबराइनर का अतिरिक्त नियम था, तत्वों की संख्या कम थे। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया तो भी तत्व की संख्या लगभग 56 हो गई, 50 प्लस हो गया। तो ऐसे करके हर समय, हर सिद्धांत के समय आपने देखा कि तत्व बढ़ रहे हैं, तत्वों का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अर्थात इन्होंने इस चीज को सोचते हुए दूसरा जो महत्व बताया था वो गजब बताया था कि इन्होंने क्या किया था, अपने द्वारा कुछ गैप छोड़ दिया था, कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, ताकि भविष्य में जो तत्व मिले उनको इन गैपों के द्वारा सम्मानित किया जा सके, भरा जा सके। तो ये दूसरा गजब का आइडिया लगा इन्होंने। तीसरा बात क्या है, तीसरी बात यह है कि जो जहाँ पे जैसे मिस्टेक था एल्युमिनियम और सिलिकॉन को देखा जाए, इसके अलावा और जहाँ मिस्टेक था कि परमाणु भार, तो इन परमाणु भारों को इन्होंने संशोधन किया। आप जानते हैं कि परमाणु भार जो होता है वह, परमाणु भार जो होता है तत्वों का, वह तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। क्लियर है? ओके। तो अब हम जानेंगे वास्तव में इस आवर्त सारणी के क्या दोष हैं। क्या दोष हैं, मतलब महत्व तो हो गया, संरचना हो गया, तो दोष क्या है उसको विचार करते हैं। तो सबसे पहला दोष, इन्होंने जो मिस्टेक किया था क्या किया था, सबसे पहले दोष की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समस्थानिक तथा समभारिकों का अलग अलग स्थान नहीं दिया था। आइसोटोप्स एंड आइसोबार का अलग अलग स्थान नहीं दिया था, एक ही में समाहित कर दिया था। दूसरी बात यह है कि उस समय अक्रिय गैसों का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पे अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं दिख रहा है। तीसरी बात ये करते हैं, तीसरी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। हाइड्रोजन की कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टी की वजह से उसको एल्काली वाले मेटल में, मृदा धातु में डाला गया, एल्काली मेटल में, क्षारीय धातु में डाला गया, क्षारीय धातु में, एल्काली मेटल में डाला गया। अगर हम चौथे दोष की बात करते हैं तो चौथा दोष क्या है, चौथा दोष ये है, सबसे बड़ी मूर्खता वाली दोष है कि जो कि एकदम मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के नियम के विरुद्ध चला था। मेंडलीव ने बोला था कि तत्वों का परमाणु भार
बढ़ते क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व थे जिनकी परमाणु भार कम थी, उनको पहले कर दिया। नो, जिनकी परमाणु भार ज्यादा थी उनको पहले कर दिया, जिनकी परमाणु भार कम थी उनको बाद में कर दिया, ऐसा किया। चौथा दोष ये है कि सबसे गजब ये दोष है कि मेंडलीव ने क्या किया, कुछ ऐसे तत्व थे जिनकी परमाणु भार ज्यादा था उसको पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। तो ये गजब से चौथा दोष देखा गया और यह मेंडलीव के मूल और साड़ी के नियम के विरुद्ध है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ उठाया गया, बहुत बड़ा सवाल उठ गया। इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करते हैं तो वह क्या है, जब परमाणु की संरचना और रेडियोएक्टिवता का ज्ञान हो गया, यानी रेडियोएक्टिव का अध्ययन हो गया, तो वहां पर यह बताया गया कि वास्तव में तत्वों का जो मूल लक्षण है वह परमाणु भार है, यह नहीं है परमाणु क्रमांक है। सो इतनी बातों को लेकर के मेंडलीफोवा के मूल आवर्त सारणी को यहाँ पे रोक दिया गया, यहाँ पे इस नियम को बंद कर दिया गया। लेकिन एक बात समझने वाले हैं कि जो मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी बना वह मेंडलीव के नाम से क्यों बना, क्योंकि मेंडलीव का यही आवर्त सारणी अपडेट किया गया, यानी कि उसको नया वर्जन दिया गया, ये बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो मुझे लगता है आज का लेक्चर क्लियर है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, केवल और केवल मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी, पूरी व्यवस्थाएं, मूल आवर्त सारणी का मतलब क्या है और इसमें कितना स्पष्टीकरण है, इसके साथ साथ तत्वों की व्यवस्था क्या और कितने तत्व ज्ञात थे। तो चलिए आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे, आने लेक्चर में हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे बनाएं और उसमें पूरे 118 तत्वों की व्यवस्था कैसे करते हैं, पूरे 118 तत्वों को याद कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम एक एक ग्रुप वाइज आपको करके पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, पूरी प्रॉपर्टी बताएंगे। तब तक लेते हैं आपसे ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद। यस।